Hello everyone. Today we are going to start our 6th unit, that is staffing. The third function of management. After having studied the first and second function of management, that is planning and organizing, it is now important to take care of the third function, that is staffing. Under the organizational structure, various posts are created to achieve the objectives of enterprise, while those posts come alive and get activated by staffing. In other words, all the posts created in the organization are meaningless unless they are staffed by competent individuals. This function of management is more important than all the other functions because any mistake committed in planning and organizing may not be as harmful as the mistake committed in staffing. A single wrong appointment can spoil the whole atmosphere in the enterprise. Now come to the concept of staffing. Staffing means appointing competent persons according to the importance of the post in the organization. It means that more capable persons are appointed on more important posts and comparatively less competent persons can be appointed on less important post. जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, हायर लेवल की पोस्ट हैं, वहाँ पर हमें हाई एजुकेटेड एक्सपीरियंस हैंड स्किलफुल पर्सन्स को ही अपॉइंट करना है, और जो लेस इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं वहाँ पर हम लेस एजुकेटेड लेस एक्सपीरियंस हैंड पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मैनेजरियल फंक्शन of filling and keeping filled positions in the organization structure. Now come to the importance of staffing. First one is obtaining competent personnel. Proper staffing helps in discovering and obtaining competent personnel for various posts. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट होती हैं. उन पोस्ट के लिए कैपेबल पर्सन को हमने यहाँ सर्च करना है, और सर्च करने के लिए हम लेटेस्ट टेक्निक्स, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे हम अपनी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल को जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमारा एम्प्लॉय प्रॉपर सेलेक्ट हुआ होगा, जिस तरह का काम हम अपने एम्प्लॉय से करवाना चाहते हैं, वैसा ही एम्प्लॉय हमने अपनी जॉब के लिए सर्च करना है, और वो सर्च करने का काम हम कहाँ कर रहे हैं? स्टाफिंग में कर रहे हैं. सेकेंड वन इज हाई परफॉर्मेंस. प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. राइट जॉब के ऊपर अगर हमने राइट पर्सन अपॉइंट किया होगा, ठीक है, तो हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी. कि जिस पर्सन से हम जो काम करवाना चाहते हैं, उसकी कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे एक पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड की गई है, उसे वही काम दिया गया है जो काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है. इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जैसे दोनों फैक्टर्स जो हैं साथ ही साथ अचीव हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस ग्रोथ. Proper staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise with the help of human assets. यहाँ एक नई टर्म आ रही है, that is human assets. अभी तक हमने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इस टाइप की एसेट्स को स्टडी किया. अब ये ह्यूमन एसेट्स क्या हैं? ये ह्यूमन एसेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं जिनको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, और हमारे एम्प्लॉयज ही क्या है? हमारी ह्यूमन एसेट्स हैं. नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के एक बेस्ट चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आवर एसेट्स वॉक आउट द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये स्टेटमेंट उनकी किससे रिलेटेड थी? ह्यूमन एसेट से रिलेटेड थी. नारायण मूर्ति कहते हैं कि हमारी ह्यूमन एसेट्स कौन है? हमारे एम्प्लॉयज,
और हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ हमें ये इंश्योर करना होगा कि डेली शाम को जब वो वापस चले जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग को उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वापस आना होगा। ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो डेली शाम को चली जाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस आएँ। लेकिन वो कब ऐसा होगा? जब हम उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छी सैलरीज, अच्छे वेजेस, अच्छे इंसेंटिव्स, ये और प्रॉपर पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे। सब कुछ अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल प्रॉपर, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जॉब से, मोटिवेट रहेंगे अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तभी वो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वापस आएंगे। अब अगर हमारी ह्यूमन एसेट्स बड़ी प्रॉपर हैं तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग सर्वाइवल भी पॉसिबल है, उसकी ग्रोथ भी पॉसिबल है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करे, उसमें एक्सपेंशन हो, ठीक है, तो हमें अपनी ह्यूमन एसेट्स को सेटिस्फाइड रखना होगा, उन्हें हैप्पी रखना होगा। तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ग्रोथ हो सकता है, लॉन्ग सर्वाइवल हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। तो स्टाफिंग फंक्शन में हमने पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करना है ताकि वो अपने काम से सेटिस्फाइड रहे। अब कोई पर्सन अगर अपने काम से सेटिस्फाइड रहेगा तो ही वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस आएगा। अगर वो अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड होगा तो वो बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाएगा। और अगर हमारे एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टेबल रहें। आपका जो लेबर टर्नओवर रेशो है वो लो होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को बार बार छोड़कर नहीं जाएं, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग सर्वाइवल कर सकती है, ग्रोथ हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। और ये सब कुछ कहाँ पॉसिबल है? स्टाफिंग फंक्शन में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में हम राइट जॉब पर राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Through manpower planning and job analysis, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. So there are no chances of overmanning and shortage of personnel. अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, जॉब एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है, उस काम को करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। अब ऐसा करने पर ना तो ओवरमैनिंग रहता है, ओवरमैनिंग का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपॉइंट नहीं होते हैं, और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल रहता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ कम है और काम ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती है। इससे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स हमारी ह्यूमन एसेट्स मीन्स हमारे एम्प्लॉयज़। लास्ट पॉइंट इज improves job satisfaction. Staffing function does not end only with the appointment of employees. सिर्फ एम्प्लॉयज़ को राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट कर देने से ही स्टाफिंग फंक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एटसेट्रा. All these activities help in motivating the employees and boost up the morale of the employees. That's all about the importance of the staffing function. Now come to the features of staffing. First one is related to human beings. हमारा जो स्टाफिंग है वो है ही किसके साथ रिलेट? ह्यूमन बींग्स के साथ। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में तो हम क्या कर रहे हैं? पेपर वर्क कर रहे हैं। प्लानिंग में प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, उन एक्टिविटीज़ में हम सब डिपार्टमेंट्स मैनेजरियल हेड्स क्या क्या सब कुछ सेट करेंगे। ये सब कुछ कहाँ हुआ? ऑर्गेनाइजिंग में। अब ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड बात तो होने ही कहाँ जा रही है? स्टाफिंग फंक्शन में होने जा रही है। सेकेंड वन इज दैट इज द सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। स्लाइड के बिगनिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, वन इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। सभी लेवल्स पर हमें क्या अपॉइंट करने पड़ते हैं? एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए स्टाफिंग जो है वो हर लेवल के ऊपर कंपल्सरी है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
Since it is connected with human beings, the social responsibility of this function is born. जैसे ही कोई फंक्शन ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेड होता है ना, तो ऑटोमेटिक उसकी उस फंक्शन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है. In order to discharge this responsibility, the managers should take care and be impartial while doing through the allied function of recruitment, selection and promotion. अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं आपको कि जब हम कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए. ये नहीं कि कोई हमारा रिलेटिव है तो हमें उसे रिक्रूट कर लेना है, हमें उसकी प्रमोशन कर देनी है, सिलेक्शन में उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, उसे इम्पोर्टेंस देनी है. ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने जा रहे हो तो जो है आप इम्पार्शियल होकर बिना पार्शियलिटी के उसका सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करो कि एक राइट प्लेस पर एक राइट पर्सन अपॉइंट हो सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों का बेनिफिट मिल सके. लास्ट फीचर इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब देखो, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट तो हर फंक्शन के साथ अटैच होगा ही होगा, क्योंकि हम कहाँ हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में ही तो है. एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. अब हमारे एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स हैं ही हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. यूनिट 3 में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किए ये फैक्टर्स. अब उनका हमारे स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चलो डिस्कस करते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. The internal environment of the enterprise include policies connected with the employees like the promotion policy, demotion policy, transfer policy, etc. अब इंटरनल एनवायरनमेंट, जो स्टाफिंग का इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बना दी है कि हम हायर पोस्ट के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रमोशन से ले जाएंगे. न्यू अपॉइंटमेंट्स हायर पोस्ट पर नहीं की जाएंगी. न्यू अपॉइंटमेंट्स कहाँ की जाएंगी, लोअर पोस्ट पे की जाएंगी. अब जो पर्सन लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है उसको ये बात पता है कि मैं जितना अच्छा काम करूँगा, अपनी परफॉर्मेंस को जितना अच्छा शो करूँगा, मेरी ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, प्रमोशन होती जाएगी और मैं हायर पोस्ट पर चला जाऊँगा. ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे. अगर उन्हें ये पॉलिसी पता होगी तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस शो करने के लिए एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहेंगे. द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटरप्राइज इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स. अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाने हैं तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं उनकी हेल्प से किए जाएंगे. अब थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक पर्टिकुलर, जिनको गवर्नमेंट ने जो है फॉर्मेशन दिया है, और गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयड पीपल अपने नेम को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर पर्सन्स का बायोडाटा दे देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस उन पर्टिकुलर पर्सन्स को इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल करती हैं और उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लेती हैं. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी कि आप जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट करोगे वो किसकी हेल्प से करोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से करोगे. ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ये बाउंडेशन लगाए कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से ही अपॉइंट करने हैं. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. ये एक मेथड है, गवर्नमेंट किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये फॉलो कर सकती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एजुकेशनल एनवायरनमेंट. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज कैंपस हैं, ठीक है. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाकर रिक्रूटमेंट कर सकती है, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वहाँ से वो पिक किए जा सकते हैं, जिसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से भी जानते हैं. कि एक कंपनी हमारे कैंपस में आती है, यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर फाइनल ईयर के, जिनकी क्लासेस अब ओवर होने वाली हैं, मीन्स स्टडी कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है. तो वो उनका इंटरव्यू लेती है, रिटर्न टेस्ट लेती है, वहाँ से एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लेती है. तो
एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी हमारे स्टाफिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। एक प्रोसीजर हम और भी ले सकते हैं कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट करते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को मान लेती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हैं। अब जो स्टूडेंट्स बहुत ही कैपेबल होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टाफिंग प्रोसेस को हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्टाफिंग। Come to the process of staffing. There are 8 steps in the process of staffing. First one is estimating manpower requirement. Drafting workforce requirements in an organization, defining the job related activities and recruiting personals with a specific set of skills, knowledge, qualification and experience. अब सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का वो क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को चेक करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का वर्क है और उस वर्क को करने के लिए हमें किस टाइप के कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं। ये हम सब कहाँ कर रहे हैं? वर्क फोर्स एनालिसिस में कर रहे हैं। Workforce analysis enable the enterprise to assess the number and type of employees necessary for the completion of work. एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी बातें हम कहाँ चेक करते हैं? अपने वर्कफोर्स एनालिसिस में चेक करते हैं। It helps in determining whether an enterprise is overstaffed or understaffed and also enables an organization to make necessary steps to take corrective action. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा हो गए हैं, काम कम है, काम ज़्यादा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो गए हैं, तो उन सब स्टेप्स को भी कवर करने के लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने हैं वो सब भी हम कहाँ ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस में ही ले रहे हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम सेट करते हैं कि कितना काम है, उस काम को करने के लिए किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए और कितने एम्प्लॉयज चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नाउ कम टू द रिक्रूटमेंट। Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment में हमने यहाँ पर employees को motivate करना है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए, अपनी एप्लीकेशन सेंड कीजिए कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट में हम एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, हम उसकी एप्लीकेशन को रिसीव कर लेते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी यूज्ड फॉर सर्चिंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिक्रूटमेंट के जो वेरियस सोर्सेज हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि स्टाफिंग यूनिट में ही हमारे पास रिक्रूटमेंट और वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वहाँ हम रिक्रूटमेंट के बारे में भी और रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बारे में भी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फाइनली हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लेना है कि रिक्रूटमेंट क्या है, जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। बस यही जो है वो क्या है? रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। It is the process of choosing and appointing the right candidates for right jobs in the organization by conducting various exams, written test, oral test and interviews. अब सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और जो हमें कैंडिडेट सही नहीं लगते हैं हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। रिक्रूटमेंट को हमने क्या कहा था? पॉजिटिव प्रोसेस कहा था। पॉजिटिव मीन्स जो भी आ रहा है उसकी एप्लीकेशंस ले लो। अब सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, जो अच्छा लग रहा है उसे ऑप्ट कर लो और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसे छोड़ दो।
It ensures that the organization gets the best candidate. The selection process enhances the self-esteem and prestige of the selected candidates. Fourth one is placement and orientation. Very, very important point for 1 mark point of view. Placement refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने उस पर्सन को अपॉइंट किया है, उसको आप उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे दो और उसको पर्टिकुलर सीट अलॉट कर दो कि आपकी ये सीट है, आपने इस सीट पर, इस पोस्ट पर रहते हुए ये पर्टिकुलर टास्क करना है. दिस इज द प्लेसमेंट. नाउ कम टू द ओरिएंटेशन. Orientation is thus introducing the selected employee to other employees and familiarize him with the rules, regulations and policies of the organization. Orientation का मतलब क्या है कि जो नया एम्प्लॉई आपने अपॉइंट किया है, उस एम्प्लॉई को अपने पुराने एम्प्लॉइज के साथ मिलवाना, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ उसको इंटरेक्ट करवाना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मेथड्स, इन सबसे फेमिलियर कराना कि आपने किस तरह से यहाँ पर काम करना है. एक तरह से उसको छोटी सी ट्रेनिंग देना कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये उसका एनवायरनमेंट है, यहाँ रहते हुए आपने इस तरीके से काम करना है. दैट इज द ओरिएंटेशन. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Systematic training helps in increasing the skills and knowledge of the employees in doing their jobs through various methods. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किन मेथड से, किन स्किल से आपने काम करना है, सबकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं. कहाँ? ट्रेनिंग में. ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है. इसके बारे में भी हम डिटेल में इसी यूनिट में पढ़ेंगे. Next is development. Development means growth of the employees in all aspect such as performance, knowledge. यानी कि हमने एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करनी है, उसे हायर पोस्ट के लिए रेडी करना है, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है. ये नहीं कि उसे जो पर्टिकुलर पोस्ट प्रोवाइड की गई है सिर्फ उसको उसी पोस्ट की नॉलेज देंगे, नहीं, उसकी हम ग्रोथ की चिंता भी ऑर्गेनाइजेशन को करनी है. तो वो सब किस फैक्टर में रहेंगे? डेवलपमेंट में रहेंगे. ट्रेनिंग में हम उसे करंट जॉब से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपने पूरी नॉलेज और स्किल्स और कौन से मेथड्स के साथ करंट जॉब को परफॉर्म करना है. डेवलपमेंट में हम उसकी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और बेस्ट कैसे हो सकती है, वो और अच्छा काम कैसे कर सकता है. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल. After taking training and performing the job, for some times there is a need that employee's performance must be evaluated. At this step, the capacity of every employee is judged. To judge his capability, his actual work performance is compared with the work assigned to him. In other words, performance appraisal refers to evaluating the performance of employees against the some standards. Very important है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से. परफॉर्मेंस अप्राइजल में हम क्या करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टास्क एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि आपको इतना काम इस पोस्ट पर रहते हुए करना है. फिर हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जितना काम हमने उस एम्प्लॉय को अलॉट किया था, क्या वो एम्प्लॉय उतना काम कर रहा है. उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको जज करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. और ये काम कौन करता है? हमारे सीनियर ऑफिसर्स करते हैं. और जो सुपीरियर्स हैं वो फीडबैक लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड एट ए हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट to boost the morale of employees and motivate them to utilize their full potential. हमने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो अच्छा काम करेंगे,
ठीक है, तो हम उनकी क्या करेंगे, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन कर देंगे. इट इज आल्सो द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कंपनसेशन. कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मेड बाय एन एंटरप्राइज टू देयर एम्प्लॉयज. इट मे बी द फॉलोइंग टू टाइप्स. One is direct financial payment and other one is indirect payment. डायरेक्ट पेमेंट मीन्स हमने अपने एम्प्लॉयज से जो भी काम लिया है उनके बदले में हमने उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं. वो क्या हो सकते हैं, वेजेस, सैलरीज, कमीशन, इंसेंटिव्स, ये सब मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट पेमेंट्स में लेना है. डायरेक्ट पेमेंट्स टाइम बेस्ड भी हो सकती हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती हैं. टाइम बेस्ड मीन्स कि एक जो लेबर है वो 6 आवर्स काम करेगा तो उसे इतने वेजेस मिलेंगे. परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स कि अगर आप एक दिन में 5 यूनिट्स बनाओगे तो आपको इतना वेजेस मिलेगा, एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको इतना वेजेस मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड रहेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे ये हमारे. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. इनडायरेक्ट पेमेंट्स लाइक insurance, medical, vacations, etc. are provided free of cost by the employer to the employees. अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उनका फ्री इंश्योरेंस करवा देना, उनको वेकेशंस देना, इस टाइप की फैसिलिटीज़ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही है तो इट ऑल आर इंक्लूडेड इन द इनडायरेक्ट पेमेंट्स. दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. Thanks and have a nice day.